बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर अब मौजूदा रजीम ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की तश्कील बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको नाम बताऊंगा तो आपको कमेटी के अंजाम का खुद से ही अंदाज़ा हो जाएगा। आपके सामने कमेटी की कंपोजिशन भी रखेंगे और हर एक नाम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो इस सारी कमेटी और मुज़ाकराती अमल में से क्या निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव आगे से क्या हैं, इस सब के ऊपर अपना तज्जिया आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैं बातचीत करूंगा, तज्जिया दूंगा, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन होगा, ये मेरी पार्टी पोजीशन नहीं होगी। तो मैं ज़ाती हैसियत में इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि ये मेरे ख्याल में ये क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले कमेटी आपके सामने रखते हैं। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को शामिल किया गया है, राणा सनाउल्लाह को शामिल किया गया है, सेनेटर इरफान सदीकी को शामिल किया गया है। इनके नाम पर आपने खसूसी गौर रखना है। उसके बाद कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ को शामिल किया गया है, नवीद कमर को शामिल किया गया है पीपल्स पार्टी से, दोनों को। फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को MQM से शामिल किया गया है, फिर अलीम खान को इस्तेहकाम पार्टी से, और चौधरी सालिक हुसैन को काफ लीग से शामिल किया गया है। मतलब हुकूमती जो बड़ा बड़ा इत्तेहाद है उसके तकरीबन तमाम ही इकाइयों को इसमें शामिल करके ये कमेटी बनाई गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो बड़ी मरबूत कमेटी आपको नज़र आती है, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है और वो कंपोनेंट है पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव। मसलन मोहसिन नकवी साहब इसमें नहीं हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं, और हाल ही में जो कत्लो गारत डी चौक पर करवाई है उसमें भी कहा जाता है कि उनका अहम किरदार है। और उनके बारे में आज इमरान खान साहब ने खुसूसी हदायत भी, उनका नाम लेके तो नहीं, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई थी उनके साथ, उसके ऊपर उन्होंने खुसूसी हदायत भी आज दी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले कमेटी की बात कर लें। अब इमरान खान मेरे ज़ाती तज्जिए में इस कमेटी से क्या चाहते थे? इमरान खान पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो समझते हैं कि अगर आज़ादाना कमीशन बने, वो 9 मई पे बने, 26 नवंबर पे बने, और पता चले कि ये सब कुछ क्या हुआ है और कैसे किया गया है, और मैंडेट चोरी वापस हो, जो बेचारे बेकसूर हैं उनको जेलों से निकाला जाए और पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के फैसले करे। अब इमरान खान कोई डील नहीं करना चाहते। इमरान खान दबाव में आके फैसले नहीं लेना चाहते, ना दबाव लेना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन बुनियादी बातों के ऊपर मुज़ाकरात करके खुलेआम आगे बढ़ना चाहते हैं। डील होती है जो छुप के हो, मुज़ाकरात होते हैं जो कमेटियां बन के अवाम के सामने ओपनली हो। मुज़ाकरात पूरी दुनिया में होते हैं, होने चाहिए, और इन्हीं से कोई ना कोई रास्ता निकलता है। लेकिन अगर इसके अंदर इंटेंशंस अच्छी हों, लेकिन अगर इंटेंशंस बुरी हों तो फिर वही काम जो अच्छा होता है वो बुरा हो जाता है। अब इमरान खान की इंटेंशंस हमने आपको बता दी। वाज़े तौर पर उन्होंने आज तक की डेट दे रखी थी, मतलब कल जो रात ख़त्म हो गई, हफ्ते की रात 12 बजे तक, कि अगर कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो जो रेमिटेंसेस हैं उनके ऊपर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी और समंदर पार पाकिस्तानियों को कहा जाएगा कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। एक पहला ये माइलस्टोन था। इसके बाद जो सिविल नाफरमानी के दूसरे माइलस्टोन से उनको भी क्राफ्ट करके और आपके सामने प्रेजेंट करने थे। अब हुकूमत ने एक तो गौर कीजिए कि जानबूझ के कल कमेटी अनाउंस नहीं की, और कल क्या अनाउंस किया? मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं। और उसकी तरफ भी आता हूं। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं पर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि आर्मी के एक जनरल साहब जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे गालिबन, उनको, जावेद इकबाल उनका नाम था, उनको भी जासूसी पर कोर्ट मार्शल किया गया था। उनका क्या बना है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं। अब पहले तो उस जो अल्टीमेटम था उसको लैप्स होने दिया गया जानबूझ के, और एन आखिरी दिन मजीद प्रेशर बढ़ाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में से सजाएं दिलवाई गई। सजाएं भी 25 लोगों को दिलवाई गई। 60 लोगों को अभी भी लटकाया गया है धागे के साथ, मजीद प्रेशर बिल्ड करने के लिए। उसके बाद ये स्क्रीन पर ज़रा देखिए, ये वो मैसेज है जो
पाकिस्तानी फौज के किसी आला अफसर की तरफ से पाकिस्तान के मीडिया को आया हुआ है। हमारे पास नाम भी है लेकिन हतमी तौर पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आपके सामने सनसनी की वजह से शेयर नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि आईएसआई के एक ऑफिसर हैं जिनका ये मैसेज जो है वो पाकिस्तान के टॉप मीडिया को भेजा गया है। ये पहले भी आपके सामने ट्विटर पर शहजाद अकबर साहब और दूसरे दोस्त रख चुके हैं, हमारे पास भी कल का आया हुआ है। इस मैसेज में वाज़े तौर पर ये जो मिलिट्री ऑफिसर हैं ये पाकिस्तान के मीडिया को हुक्म दे रहे हैं कि थोड़ी देर में, ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला था उससे थोड़ी देर कबल ये मैसेज आया था, उनको बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का ऐलान हो रहा है। आपने अगले 2 दिन इसी को रन करना है। आप इस बात को समझिए, अगले 2 दिन टॉप बुलेटिन में मिलिट्री कोर्ट्स का जो सजाएं हैं उनको बताना है। और फिर बाकायदा पूरी वीडियो बना के दी गई जिसमें तस्वीरें दी गई, नाम दिए गए और सजाएं दी गई। अब अगर आप सायॉप को देखें, पूरे के पूरे इस एनालिसिस करें, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज दुश्मन मुल्क के साथ जो कुछ करती हैं वही पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। जो हथकंडे दुश्मन मुल्क के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वो अपनी आवाम के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मकसद इस सारी एक्टिविटी का आपको डराना है। मतलब 20 लोगों को सजा दिलवाई गई है, 60 लोगों को रख लिया गया है ताकि आपको पता चले कि उनको उससे भी सख्त सजाएं देंगे। जिनको सजाएं दी गई हैं वहां भी वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने यह लिख कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 3 साल की होगी गालिबन, और कोई लंबी मुद्दत की सज़ाएं नहीं दी जाएंगी। और अब इन्होंने 10-10 साल की सज़ाएं दी हैं। ना किसी मुकदमे की इन्होंने कोई चार्जशीट दिखाई है, ना फैसले की कॉपी दी है, किस कानून के तहत, किस सबूत के तहत, कैसे सज़ा दी, कुछ नहीं बताया। बस सज़ाएं थमा दी हाथ में और निकल दिए। और ये सब कुछ किया क्यों गया है? प्रेशर बिल्ड करने के लिए, डराने के लिए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इनका सबसे बड़ा हथियार आपको डरा के रखने का है। हर चीज में आपको डरा के रखा जाता है। आपको यह भी डराया हुआ है कि आप सबके फोन टैली होते हैं। आप सबको यह भी बताया हुआ है कि आपके व्हाट्सएप जो है वो भी हमारी आईएसआई एक्सेस करती है। हालांकि आप सोचिए कि ये व्हाट्सएप बनाने वालों को नहीं पता। बहुत सारे साइंसदान जो घरों में बैठे वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई के पास पेगासस का सॉफ्टवेयर है। और भाई अगर पेगासस का सॉफ्टवेयर है तो फिर पाकिस्तान की आईएसआई तो मोदी का भी व्हाट्सएप जो है वो टेप करती होगी, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसका भी करती होगी, फिर इटली की प्राइम मिनिस्टर का भी करती होगी और एलन मस्क का भी करती होगी, फिर तो ट्रंप का भी हो सकता है, अगर वो व्हाट्सएप यूज़ करता है तो उसका भी फ़ोन टैप करती होगी। अगर वो नहीं करता तो उसके बेटे बेटियां कोई और करता होगा, तो उनके घर के सारे मामले तो हमारी आईएसआई के पास होंगे। फिर तो ऐसा नहीं है। ये डर का हथियार है जो आपके ऊपर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर सब्जी बेचने वाले से लेके हर शख्स जो है वो माजरत के साथ मर्दाना कमज़ोरी की भी तमाम दवाइयों का उसके पास हल होता है, उसके पास मैदे की भी तमाम बीमारियों का होता है, कैंसर का इलाज भी उसके पास होता है, मुल्क की सलामती का भी सबसे ज़्यादा उसको पता होता है, इकॉनमी की जो बेहतरीन पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं उसका भी उसको पता होता है। उसको ये भी पता होता है दुनिया की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नंबर 1 है। तो मेरी हंसी निकल जाती है जब पाकिस्तान में से कुछ दोस्त फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ज़रा सिग्नल पे आ जाएं, उस पर बात करनी है। तो मेरा हादसा निकल जाता है आगे से कि जो व्हाट्सएप के अंदर जा सकता है वो आपके ख्याल में सिग्नल के अंदर नहीं जा सकता। बस किसी ने उनको बता दिया है कि सिग्नल महफूज होता है, तो बस भेड़ चाल चली जा रही है पीछे। कोई कहता है कि नहीं फेस टाइम पे आ जाए, मैंने उस पर आपसे बात करनी है। हालांकि ये सिर्फ आपके ऊपर डर की फजा बनाई गई है और कुछ नहीं है। जो आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है, पहुंच सकता है, वो आपके फिर फेस टाइम को भी पहुंच सकता है। और जो आपके व्हाट्सएप को कर सकता है वो उसके बाद मोदी के व्हाट्सएप को भी कर सकता है। हिंदुस्तान के टॉप तमाम के बिजनेसमैनों के, हिंदुस्तान की तमाम टॉप की जितनी भी वहाँ की क्रीम है जो आपस में इंटरेक्ट करती है, उनके भी सबके जो व्हाट्सएप हैं उनको वो हैक कर सकता है। क्योंकि फ़ोन की बाउंड्री तो विद इन पाकिस्तान है, ये व्हाट्सएप की बाउंड्री जो है ये तो फिर पूरी दुनिया में है। तो ये आपके ऊपर डर का माहौल है। हर जगह पर आपको डरा के रखना है, खौफ की फजा आपके ऊपर रखनी है ताकि आपका तरा निकला रहे। आप पाकिस्तान में चलें, कोई बंदा जो सियासत से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, उसे तो डर वहम हो कि भाई मेरा जो व्हाट्सएप है वो ना किसी तरह से किसी ना किसी तरह से वो टेप ना हो जाए, उसको तो डर हो। लेकिन एक मर्द और ख़ातून आपस में बात करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं सियासत से, वो भी बेचारे तरट्ठे फिरते हैं, वो भी पता नहीं क्या करते फिरते हैं कि हाय हाय हमें कोई सुन ना ले, हम पे किसी ने टेप ना लगाई हुई हो। ऐसा नहीं है, अनलेस कि आपका फ़ोन फिजिकली कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। ये जो आपके हाथ में फ़ोन है इसके अंदर कोई कुछ ना इंस्टॉल कर दे फिजिकली, या आपका जो वाईफाई का कनेक्शन है उसको टेक ओवर ना कर ले कोई आके आपके घर पे,
तो आपका फ़ोन महफूज है, आपकी कम्युनिकेशन महफूज है। व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको कम अज़ कम बता सकता हूँ, बाकी मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं कि ये मकसद क्या है पूरे का पूरा, आपका तरा निकाल के रखना, आपको डरा के रखना। तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में से फैसले आए, इसके लिए भी आपको पूरा तरा निकालने के लिए पूरा भाई साहब ने अरेंजमेंट किया हुआ है कि हर हेडलाइन में चलाना है, अगले 2 दिन चलाना है, इस तरीके से चलाना है, तस्वीरें चलानी हैं, इस तरीके मतलब पूरा खौफ की फ़ज़ा बनानी है कि मार दिया, लूट लिया, उखाड़ दिया और बस तबाही कर देनी है। कौमों की ज़िंदगी में वैसे तो एक इंसान की ज़िंदगी भी बहुत अहम होती है, लेकिन आप अगर गौर करें तो जब बांग्लादेश ने अभी हाल ही में शेख हसीना वाजिद से आज़ादी हासिल की, तो उस वक्त कम से कम कहा जाता है कि 500 से 1500 के दरमियान वहाँ पर शहादतें हुई। वैसे तो मैंने आपको कहा कि एक इंसान की ज़िंदगी भी बहुत कीमती होती है, लेकिन जब कौमों की बात डिफाइन होती है, तो जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो सोचिए कितने लाखों लोगों की उस टाइम जानों की कुर्बानी गई। इसी तरीके से अमेरिका ने अगर आज़ादी ली या किसी और मुल्क ने ली तो लाखों हज़ारों जानें जो हैं वो देनी पड़ती हैं। इसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जानें जाएं, लेकिन हर मामले के अंदर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो अगर मैं दोबारा ये नहीं कह रहा कि मैं किसी चीज़ को भी छोटा करके पेश कर रहा हूँ, लेकिन 10, 20, 50, 60, 100, 200 बंदों को अदालतों से या फौजी अदालतों से सजाएं देंगे तो पूरे कौमी कैनवस के ऊपर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जब आप हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन 20 लोगों को सजा दे के इतना बड़ा करके आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आपका तरा निकाल दिया जाए। वापस आते हैं कमेटी के ऊपर। अब ये जो कमेटी है, इसके अंदर ये जो नाम है, अब मोहसिन नकवी तो है नहीं, इसका मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वैसे बाय द वे वो ये है कि मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि मुझे इसमें ना डाला जाए, और वो जाहिर है आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर वो ये नहीं कह सकते थे, और जाहिर है कि इस मुज़ाकराती कमेटी में ये पूरे का पूरा सिस्टम सीरियस नहीं है। तो फिर होगा क्या? ये मेरे ख्याल में, मेरा तज्जिया ये है कि ये 9 मई के ऊपर भी कमीशन बनाएंगे और ये 26 नवंबर के ऊपर भी कमीशन बनाएंगे। कमीशन कोई भी हमारे मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जैसे जज, मैं ये नहीं कह रहा वो होंगे, लेकिन उन जैसे किसी जज या हमारे जस्टिस आमिर फारूक साहब जैसे किसी जज को कमीशन पर बैठाया जाएगा, और कमीशन की जब फाइंडिंग आएगी तो वो बताएगी कि ये जो लोग मरे हैं ये अली अमीन गंडापुर के गनमैनों ने मारे हैं, ये तो तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों ने मारे हैं, और 9 मई का भी इसी तरीके का पूरा ढोल जो है वो तहरीक इंसाफ के गले डालने की कोशिश की जाएगी। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा ये ऐसे जा सकता है कि अगर वो इंक्वायरी हो तो ट्रांसपेरेंट हो, सीसीटीवी फुटेज आए, और तमाम की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज और बाकी तमाम डाटा है, वायरलेस का रिकॉर्ड है, वो सब कुछ सामने आए कि उस दिन क्या हुआ है, तो फिर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन ऐसी इंक्वायरी की नहीं जाएगी। तो एक तो मुझे शक है कि ये दोनों कमीशन अदालती कमीशन बना दिए जाएंगे। अब इसमें जो इरफान सदीकी हैं वो बहुत करीब है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के, कहा जाता है उनके उस्ताद रहे हैं, और कहा जाता है कि नवाज शरीफ के साथ जो सारी बातचीत, डील, लंदन प्लान वो इन्होंने ही करवाया था। इनका मीटिंग के अंदर होना बहुत डिसाइसिव है, बाकी तो सारे जो हैं वो कई इसके अंदर बस दोस्तों को ऐसे ही खुश करने के लिए डाला गया है। और इस कमेटी का जो ओवरऑल पर्पस मुझे नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है और वक्त बर्बाद करना है। लेकिन क्या ये इमरान खान को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। फिर आप सोचते हैं वो क्यों ऐसा करेंगे? जब आप स्टेट्समैन होते हैं, आपके ऊपर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है, तो आपको कई कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। आपको पता होता है अपने फ़ायदे और नुकसान का, लेकिन फिर भी आपको मुल्क के लिए, आवाम के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए कई कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, जो आपको जिनके नताइज पहले से पता होते हैं। तो ये जो कमेटी खेलने लगे हैं, इसमें बिल्कुल इनकी कोई सिंसेरिटी नहीं है। पहले तो इन्होंने डेडलाइन, मैंने आपको कहा कि लैप्स की है, उसके बाद ये बनाई है, और अब आप देखेंगे कि ये इसके साथ सिर्फ खेलेंगे और तहरीक इंसाफ को कोशिश करेंगे इसमें से ह्यूमिलिएट करने की, और इसमें से उनको जो इमेज की बर्बादी या एक इमेज के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे कि ये देखें तहरीक इंसाफ पीछे फिर रही है, हम तो मुज़ाकरात में पीछे नहीं फिर रहे। लार्जली क्या तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है, बददियानती है, ये गड़ा खोदना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। मैं आपको आज ही बता सकता हूं कि इस गड़े में ये खुद से गिरेंगे। अब क्विकली आ जाएं ज़रा, जो आर्मी के मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी हैं, उसमें एक तो मैं सताइश करना चाहता हूं बेनज़ीर शाह की। जब मैं पकड़ा, हालांकि मेरे उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, उनकी जो बहुत सारी सियासी सोच है उस पर मैं हमेशा तनकीद करता रहा हूं। जब मुझे उठाया था ISI ने, तो तब भी उन्होंने खुलकर जो कानून और इंसाफ की बात थी वो पोजीशन ली थी। आज भी जब बहुत सारे जुगादरी किस्म के वहाँ पर तज्जिया निगार
लेफ्ट और राइट कन्नी मारकर निकल गए, तो बेनज़ीर शाह ने बहुत डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पोजीशन ली है कि मिलिट्री कोर्ट्स का ये तमाम का तमाम काम गैर आइनी है, गैर कानूनी है, लोगों को सज़ाएं दी गई हैं, कोई फैसला, कोई एविडेंस, कोई उसकी शफाफियत, कोई तरीकाकार, कुछ नहीं बताया गया कि इनको सज़ाएं कैसे दी गई हैं। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जस्टिस आयशा मलिक ने अपने फैसले में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कि अटॉर्नी जनरल ने ये प्रॉमिस किया था कि लंबी सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, गालिबन 3 साल की मैक्सिमम सज़ा होगी, और अब 10-10 साल की सज़ा जो है वो पकड़ा दी गई है सिर्फ टेरर आपके ऊपर फैलाने के लिए। तो बेनज़ीर शाह साहबा ने बेहतरीन इसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया है जियो टीवी के ऊपर, हमारी तरफ से उनकी बेहतरीन सताइश। लेकिन अब मिलिट्री कोर्ट्स का जो पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन रेट है वो सुना है गालिबन 100% है और 100% है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में गालिबन हर जगह पर ये 100% नहीं है, होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल गालिबन उनका नाम था, उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में उम्र कैद दी गई थी। अडयाला जेल में वो कैद थे। जिन दिनों मुझे उठाया हुआ था और बाद में मुझे अडयाला जेल शिफ्ट किया गया था, तो वो वहीं जो फांसी जिनको सजाए मौत दी होती है, उन चक्कियाँ उनको कहते हैं सेल्स, उनके अंदर ही जावेद इकबाल साहब को रखा हुआ था जो जनरल साहब थे। और वो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था, कोर्ट मार्शल हुआ था कि उन्होंने मुल्क की जासूसी की है, गद्दारी की है, और उसके ऊपर जनरल बाजवा की ज़ेरे सदारत उनको ये सज़ा दी गई थी। जब कोर्ट मार्शल होता है तो हतमी जो सज़ा देने का इख्तियार है वो आर्मी चीफ के हाथ में होता है। उनकी मर्ज़ी हो तो वो उस सज़ा को लीनियंट कर दें, ख़त्म कर दें, छोड़ दें, और मर्ज़ी हो तो जो नीचे से मेजर साहब, कर्नल साहब सज़ा दें, वो उस सज़ा को पक्का कर दें। तो जनरल बाजवा ने उन्हें सज़ा दी थी और जेल भेज दिया था। जब आसिम मुनीर आए तो उन्होंने उनकी सज़ा ख़त्म कर दी और उन्हें बाइज़्ज़त बरी करके घर भेज दिया। अब अभी भी मुझे नहीं पता कि वो कन्विक्ट तस्वर होंगे कि नहीं, लेकिन जेल से उन्हें छोड़ दिया गया है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने वाकई जासूसी की थी, पाकिस्तान से गद्दारी की थी या नहीं की थी। अगर वो तब गद्दार थे, अगर वो जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और तब लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल पाकिस्तान के गद्दार थे, जासूस थे, तो फिर क्या जनरल आसिम मुनीर साहब जब आर्मी चीफ हैं तो तब वो नहीं है गद्दार और जासूस? क्या हकीकतें बदल गई हैं? उनकी गद्दारी और जासूसी कम हो गई है एक आर्मी चीफ के चले जाने से, दूसरे आर्मी चीफ के आ जाने से? ये ग्राउंड रियलिटीज़ कैसे बदल गई हैं, ये हमें नहीं पता। इसका जवाब शायद DG ISPR को देना चाहिए, क्योंकि कौम को एतमाद में लेना चाहिए जब आपने इतना बड़ा फैसला किया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है, वो है जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हुआ, हमारे 16 जवान शहीद हुए हैं, और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि 8 दहशतगर्दों को भी मारा गया है। अब ये रोज़ की बुनियाद पर हो रहा है। हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि तमाम तवज्जो PTI की तरफ ना दी जाए। ये कौम के बेटे हैं जिनको शहीद किया जा रहा है, ये माओं के लाल हैं, और माएँ बड़ी मेहनत से इन्हें पैदा करती हैं और जवान करके खड़ा करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शहीद का बहुत दर्जा है, लेकिन माएँ अपने बेटों को घरों से शहीद करवाने के लिए नहीं भेजती। और शहीद होने का मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे मज़हब में बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन जिन बच्चों के बाप शहीद हो जाते हैं उनसे पूछिए कि उनकी ज़िंदगी फिर कैसे मुश्किल में गुजरती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी करके तमाम तवज्जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से हटाइए और जो असल काम है उस पर लगाइए, ताकि हमारे जवान जो हैं वो शहीद ना हों, और बेहतर मरबूत किस्म की पॉलिसी जो है वो हमारे बॉर्डर्स और दूसरे इलाकों के ऊपर की जा सके। क्योंकि ये जो स्कोर है हमारा, जितने हमारे रोज़ जवान या हर दूसरे दिन शहीद हो रहे हैं, दिस इज़ ये एक तरफ तो हम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान हैं, हम इसको अल्लाह की रज़ा कहते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी कोताही है। ये हमारे बेटे हैं, इनकी जानें बचाना हमारा फ़र्ज़ है, और ये तो मुल्क के लिए जान देने को हम वक्त तैयार हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम इनके लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग करें, बेहतर तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करें कि इनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकें। अगली खबर, एक बहुत ही बदतरीन खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अनीस सती, जिनको कत्ल कर दिया गया था, डी चौक के अंदर शहीद कर दिया गया था स्नाइपर से गोली मार के। याद कीजिए उनके वालिद की तस्वीर, वो गमज़दा तस्वीर और आंखें आपको कभी नहीं भूलेंगी रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उनके अब भाई को अगवा कर लिया पुलिस ने। जी हाँ, शहीद अनीस सती के भाई को उठा लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, और वजह शायद यही है कि वो उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे, इंसाफ लेना चाहते हैं अपने भाई के लिए। वो टीवी से बात करते हैं, रिपोर्टरों से बात करते हैं, वो अपने भाई का खून किसके हाथों पर लगा है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। और अब ना उन्हें इंटरव्यू देने की इजाज़त थी, ना उन्हें बाकी भी, उनको पुलिस जाकर तड़ियाँ लगाती थी, FIR उनकी दर्ज नहीं की थी।
अब उनके भाई को भी अगवा कर लिया गया है। ये बेशर्मी नहीं है, माजरत है इन अल्फाज पर, लेकिन ये बेगैरती है जो आप कर रहे हैं। और पुलिस को और दूसरे लोगों को जिन्होंने ये किया है, सोचना चाहिए कि पहले उनका जवान बच्चा शहीद हुआ है, अब दूसरे बच्चे को आप अगवा करके ले गए हैं। अगली खबर जो है वो खबर है अलकादर ट्रस्ट केस। जनवरी में फैसला उसका होगा। फैसला तो उसका कल होना था मंडे को, लेकिन आप मोहम्मद मालिक साहब बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद ने यह फैसला किया है कि फैसला अच्छा सा करना है, फैसले में कोई झोल ना हो, इसलिए जनवरी तक का वक्त लिया है और जनवरी में आप फैसला करेंगे ताकि एक तगड़ा फैसला करके इमरान खान को सजा दें ऊपर वाली कोर्ट्स के अंदर, फिर वो फैसला रिजेक्ट ना हो। ये दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब को जिसने भी ये फीड की है खबर, वो गलत की है, या मासूमियत में या मोहम्मद मालिक साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीनी तौर पर वो खुद तो गलत खबर नहीं दे रहे, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि फैसला अगर अच्छा लिखना है तो फैसला तो महफूज हो गया है। फैसला तो अच्छा जो है वो रातों रात बैठ के भी लिखा जा सकता है। जिसको अच्छा लिखना आता है उसने एक दिन में भी लिखने लेना है, जिसको नहीं लिखना आता उसने 50 दिनों में भी नहीं लिखना। तो जितने रिसोर्सेज हैं चौधरी निज़ामुद्दीन के पास, वो तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब काजी फायदी शाह साहब से फैसला लिखवा लेंगे वो बाहर भेज के, तो वो मसला तो उन्हें नहीं है। तो फिर ये जनवरी में जा क्यों रहा है? ये मुज़ाकरात की कमेटी के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स में से सजाएं दिलवाई गई हैं कमेटी के एक दिन पहले, दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब के केस को लटकाया जाएगा और प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि अगर आपने मुज़ाकरात दुरुस्त ना किए तो हम आपको सज़ा दे देंगे। नतीजा क्या निकलेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब कहेंगे जो आपने कल सज़ा देनी है वो आज दें, मैंने एनआरओ नहीं लेना, मैंने आपके सामने नहीं झुकना। तो नतीजा मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन खबरें मार्केट में झूठी खबरें फीड की जा रही हैं ताकि आप उनसे मोहतात रहें। अगली खबर आपके सामने मैंने रखनी है। अटॉर्नी जनरल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, वहाँ पर मैं अब उनको एक ख़त लिखने वाला हूँ अगले 1-2 दिनों के अंदर, और फिर आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप सब भी उस ख़त के अंदर हिस्सेदार बने। नेम और शेम करें हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अगर एक बंदे को पढ़ा के लॉ और भेजा है पाकिस्तान, तो उन्होंने कोई एथिक्स भी पढ़ाए होंगे। इन्होंने अदालत के अंदर कहा था कि सज़ाएँ जो हैं वो कलील मुद्दत होंगी। अब सज़ाएँ तो 10-10 साल हुई हैं। या तो ये माफ़ी मांगे कौम से और इस्तीफ़ा दें, और अगर ये नहीं देते तो फिर कम अज़ कम इनकी यूनिवर्सिटी बताए कि इनको एथिक्स क्यों नहीं पढ़ाए, इनके साथ क्या उन्होंने ऐसा इनको पढ़ाया है कि इनको बिल्कुल किसी किस्म की अटॉर्नी जनरल को शर्मिंदगी नहीं है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर गलत बयानी की है। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।